9 वर्ष की उम्र में अचानक पिता के देहांत के बाद अपनी मां को संघर्ष करते देख इंदौर के बालक को काफ़ी पीड़ा होती थी। 16 वर्ष की उम्र में वह बालक अपने जन्म पर पिता द्वारा दिखे गए सपने को पूरा करने और अपनी मां के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए इंदौर से मुंबई पहुंच गया। यह बालक कोई और नहीं बल्कि 27 मई को प्रदर्शित होने वाली फिल्म देहाती डिस्को में जैक की भूमिका में नजर आने वाले अभिनेता साहिल खान हैं। आज हम फिल्मी संगम चैनल पर साहिल खान से खास बातचीत करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। साहिल, मुझे ये कहा है कि अब तक जो आपकी यात्रा रही है जी, वो क्या रही है और इंदौर से मुंबई आना क्यों हुआ, कब हुआ? इंदौर से मुंबई आना मतलब मेरा सपना तो पहले से ही था कि मुंबई आना है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, तो किसका सपना नहीं रहेगा। हर जो भी इंसान है ना, दिली ख्वाहिश रहती कि मैं एक्टर बनूँ। अभी जैसे मेरे को कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं यार मुझे भी एक चांस चाहिए, तो मैं ये सब देखता हूँ कि लोगों को प्यार है बॉलीवुड से, फिल्म इंडस्ट्री से, टॉलीवुड से, जितने भी इंडस्ट्री है हर जगह की। अब मेरी बात कहूँगा तो मैं बचपन से ही मतलब बहुत शांत किस्म का रहा हूँ, और मतलब मेरे डैड ने जब मुझे फर्स्ट टाइम हाथ में लिया था तो बोला था कि मैं इसको हीरो बनाऊंगा। मेरी मॉम ने मुझे बोला, और ये रियलिटी शो में भी बोला है मेरी मम्मी ने, तो मुझे तब तक पता नहीं था, मुझे तब पता चला और तब मैं सीरियस हुआ। तो अभी पीछे जाएंगे तो जब 9 साल का था मेरे डैड का इंतकाल हो गया, और वो सबसे बड़ा झटका था मेरे लाइफ का। और मतलब आज भी मुझे सारी चीज़ें याद है। एक बोलते हैं ना, बच्चा आज की जनरेशन का सबसे माइंड और सब याद रहता है। मैं उस जनरेशन में मुझे सब चीज़ अभी तक याद है कि वो क्या क्या हो रहा था, क्या क्या नहीं हो रहा था। मैं वो भी सोचा था कि जब उनको लेके जा रहे थे तो मैं सोचा था यार शायद पापा मजाक कर रहे हैं, अभी निकलेंगे वहाँ से और बोलेंगे अरे मैं तो मस्ती कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा कुछ था नहीं। वो सारी चीज़ें जो हो रही थी वो सब ऊपर वाले की है। बट वहाँ से मैंने सोचा कि नहीं, कुछ करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि मेरी मम्मी अब अकेली, और मेरी मम्मी ने बहुत संघर्ष किया, मतलब मुझे पालने के लिए, मेरे को खुश रखने के लिए। वो खुद खाना नहीं खाती थी, मुझे मतलब भूखा नहीं रखती थी, मेरे को खिलाती थी। अगर जैसे सुबह स्कूल में पढ़ाती थी तो सिर्फ 1000 रुपये मिलता था शाम, तो उतना ही कम नहीं था एक बच्चे को पालना। और उस वक्त पे तो उन्होंने मतलब हम एक बड़े बंगले से सीधा डैड के बाद आने के बाद एकदम डाउनफॉल आ गया, और एक छोटे से हम लोग घर होता है, लेकिन एक मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ कि एक झुप्पड़पट्टी में हम रहने लग गए थे। मतलब तो मेरे लिए वो ऐसा था, मतलब एक किड है, बच्चा है, वो बच्चा एकदम मस्त बंगले और इसमें रह रहा है, घर में रह रहा है, अच्छे घर में रह रहा है, और अचानक ये आता तो किसी के लिए भी वो डिफ़िकल्ट हो गई होगा, तो मेरे लिए था। बट क्योंकि मैं एकदम चुपचाप और शांत रहता, तो मेरे लिए सब ऐसा था कि नहीं, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी मेरे लिए जो भी कर रही है सब अच्छा ही कर रही है। तो सुबह मम्मी स्कूल में पढ़ाती थी तो उतना ही काफ़ी नहीं था, तो फिर शाम को फाइनेंस कंपनी में काम करने लगी, वहाँ पे 1000 रुपये कमाने, तो 2000 रुपये मैं वो मुझे कर रही थी, तो मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी इस चक्कर में। फिर धीरे धीरे मेरा परिवार जो है, मेरे मामा, मेरी नानी, मेरे डैड के यहाँ से तो कोई नहीं है बट ज़्यादा हम लोग मिलते नहीं हैं। पता नहीं, वो लोग बिजी रहते हैं यार, पता नहीं क्या है। और मैं तो अपने सपने मतलब मन में लेके कि हाँ यार मेरे को अब क्रिकेट का बड़ा शौक था, तो क्रिकेट खेलूंगा मैं, और क्रिकेट में नाम कमाऊँ और क्रिकेट खेलूँ, क्योंकि बचपन से ही मेरे को बहुत शौक था क्रिकेट खेलने का। तो मैं क्रिकेट खेलता रहा, तो अंडर 14 में मैं खेला यहाँ से, इंदौर से। बेसिकली मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे खेल रहा हूँ, और करते करते ना पता नहीं हाथ पैर चलने लग गए मेरे मतलब फील्डिंग भी कर रहा हूँ तो वो कुछ ना वो एक होता है ना, जैसे मैं बचपन से गोविंदा सर को देखते आया हूँ, तो वो एक अदा और वो सब, वो एक फील, तो वो ना वो मेरे अंदर था।
लेकिन मैं वो मतलब ढूंढ नहीं पा रहा था कि मुझे करना क्या है लाइफ में एक्चुअली। तो मैं खेलते खेलते पता नहीं मेरे दोस्त लोग बोलने लगे कि अरे ये क्या कर रहा है, ये सब ये क्या कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि पता नहीं कुछ तो है यार, कुछ तो हो रहा है करके। तो फिर मुझे ऐसा सलाह दिया मेरे दोस्तों ने कि ऐसा अगर नहीं है तो ये वो। तो फिर मैं खुद से बैठा और सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। 14 साल की उम्र में मैंने सोचा कि मेरे को क्या करना चाहिए, जो कि पढ़ाई की उम्र रहती है। और मैं ये सोच रहा था कि मेरे को नाम कमाना है, मेरे को सपना पूरा करना है अपने माँ बाप का और खुद का भी। तो अब मम्मी का सपना ऐसा था कि एक बार ना रियलिटी शो में आजा बेटा एक बार तो टीवी पे आजा, वो बहुत अच्छा लगेगा। तो पहले मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। मैं 14 साल की उम्र में मेरा खुद का एकेडमी था। क्या बात मतलब मैं सबसे यंगेस्ट कोरियोग्राफर था इंदौर का, इंडस्ट्री का तो नहीं बोलेंगे, पर इंदौर में मैंने अपना छाप छोड़ दिया था। मेरा सोल्स ऑफ डांस करके एक एकेडमी था, तो वो मैं करता रहा मेहनत। बच्चे बहुत सारे आने लगे और मैंने आज तक किसी से सीखा ही नहीं। तो ये गॉड गिफ्टेड कि मुझे डांसिंग और ये जो कला है मेरे अंदर मिली और मैं करने लगा। और करते करते ही मैं 16 साल के करीब उम्र में मैं ऑडिशंस देने लग गया। मैं ऑडिशन देता रहा, DID इधर उधर, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक पता है, एक छोटी सी चीज़ है, एक सपना था मेरा। मैं सपने बहुत देखता हूँ, क्योंकि अगर 10 सपने भी देखेंगे और 8 पूरे हो रहे तो सपना देखना बुरी बात नहीं। तो मैं सपने बहुत देखता था। तो एक AXN पे सो यू थिंक यू कैन डांस करके एक रियलिटी शो आता था, इंटरनेशनल शो। अब वो कर करके वो मैं देख के मैं ऐसा था कि मैंने मम्मी को एक बार, पता नहीं याद है कि नहीं मम्मी को, अगर वो देखेंगी तो, मेरी मम्मी को मैं बोलता था कि मम्मी यार एक बार तो ना मैं बाहर विदेश जाके ना इस रियलिटी शो में जाऊँ। अब मैं सोचो मेरी जर्नी इतने साल में करा, मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया 16 साल करते करते मैं आ गया। तो प्रॉपर शिफ्टिंग नहीं, मैं आवन जावन ऐसा था इंदौर मुंबई इंदौर में, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं इकलौता हूँ घर पे, मेरी मम्मी है तो मुझे देखने जाना पड़ता है कि मम्मी कैसी है, क्या है, वो अकेली रहती है। तो 2016 में वही रियलिटी शो इंडिया में आया और मेरा सिलेक्शन हो गया। और तब तक मुझे पता नहीं था कि वो रियलिटी शो का नाम क्या है। और मैं कांपने लग गया कि अरे, जिसके मैं सपना देखता था और जिस चीज़ का मैं था कि यार सो यू थिंक यू कैन डांस, वो खुद रियलिटी शो जिसके जज माधुरी दीक्षित थे और टेरेंस लुइस थे और बॉस्को मार्टिस थे। तो मैं तो एकदम ऐसा हो गया कि यार जो सपना देखा था मैं अभी इधर पूरा हो रहा है मेरा, और बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, पैसे भी बच गए पहले तो मैं अकेला हूँ और इतना मेरे जैसा अकेला आना और कमाना और बहुत मुश्किल होता है ऐसे आउटसाइडर्स के लिए मुंबई में सरवाइव करना। मैं कर रहा था क्योंकि सबका आशीर्वाद है, सबका प्यार है, क्योंकि मैं हमेशा से हम्बल रहा हूँ सबके साथ, हमेशा से दिल से रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं फेक या कुछ ऐसा, हमेशा दिल से जो हूँ दिल से हूँ। मेरे मन में जो आता है मैं बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, कभी किसी के लिए खराब नहीं, कुछ नहीं। वो एक मेरा एटिकेट्स है, मेरे संस्कार है, मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा सिखाया है, मेरे डैड ने मुझे ऐसा सिखाया है। तो करते करते मैं असिस्टेंट बन गया। नहीं, तो जो आपने रियलिटी शो किया जी, उसके क्या एक्सपीरियंस रहे और क्या नई बात सीखी आपने उससे? अच्छा, नई बात तो मैं ये सीखा कि रियलिटी शो, मेरा रियलिटी शो तो सुपर भी था, क्योंकि एक तो वो ड्रीम पूरा हो गया था, ऊपर से वो प्रेशर को झेलना, वो प्रेशर के साथ आगे बढ़ना, वो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। क्योंकि मेरे जैसा आज तक मैंने कभी किसी से डांस सीखा नहीं है। मैं जो भी हूँ मैं खुद से हूँ। तो मेरे सामने सब थे जो मुझे सिखाने वाले थे उस रियलिटी शो में। तो उनसे सीखना, एज अ गुड लिसनर, एज अ गुड स्टूडेंट बनना, वो मेरे लिए बहुत नया चीज़ था। और जब मैंने वो रियलिटी शो में अंदर एंट्री मिल गई, जब मैं टॉप 20 में आ गया, तो स्टार्टिंग से मुझे हीरो बोलने लग गए सब लोग। मैं ऐसा, क्योंकि मेरे अंदर वैसा है कि गोविंदा सर को देख के और मास्टर जी जो हमारे गणेश मास्टर है, तो उनकी कोरियोग्राफी देख के ना, वो खुद अंदर से बॉडी, जैसे मैं बोला कि मैं 14 साल में मैं डांस वांस कर रहा था क्रिकेट खेलने के टाइम पे, तो वो वही है दिल में है कि यार नहीं यार, वो डांस, वो हीरो, वो पैशन चाहिए मुझे, वो स्टार वाली ये लाइफ चाहिए मुझे, क्योंकि मैं अपने आप को देखता हूँ ऐसा।
क्योंकि मैं अपने आप को हर रात में ये सोते वक्त में ये सोचता हूँ कि मैं स्टार बनूंगा एक दिन ज़रूर। ऐसा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी डाउनफॉल हो, कितना भी हो, मैं लेकिन बनूंगा इंशाल्लाह। तो जब रियलिटी शो किया और रियलिटी शो में सब जज ने मेरी तारीफ करी, मुझे बहुत हौसला दिया, बोला तू हीरो है, तू गोविंदा है, तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी कि ऐसा बोले। अब मेरी लाइफ तब बदली, तब मैं एक सपना पूरा किया, जैसे बोला था कि मैं सबके सपने कर रहा हूँ। तो जो मेरी मॉम है वो रियलिटी शो में आई और लाने वाले इंसान, उस दिन हाउसफुल की टीम आई हुई थी। मेरा परफॉर्मेंस हुआ, मुझे कुछ खबर नहीं है क्योंकि पूरे रियलिटी शो में मैं अकेला रहता था। तो मैं ऐसा इंसान कि जितने भी वहाँ पे कंटेस्टेंट्स थे, उन लोग के जो परिवार है वो मुझे बहुत प्यार करते थे, तो मुझे फैमिली से बहुत प्यार मिल रहा था। बट मेरी फैमिली तो थी नहीं, तो मैं क्या देखता हूँ कि मैंने परफॉर्म किया, ख़त्म किया और मेरी मम्मी आ रही और मुझे कुछ खबर नहीं। जैसे बोलते ना रियलिटी शो स्क्रिप्टेड है या ऐसा, मेरे लिए तो ऐसा था कि मैं क्या करूं, मैं मतलब आंसू भी आ रहे हैं क्या, और वो खुशी भी है, मम्मी आ रही है और मतलब अक्षय कुमार लेके आ रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए। और मैं ऐसा था कि चलो एक सपना तो मैंने पूरा कर दिया मम्मी का, अब बारी है कुछ और करने की और सीखने की। तो मैंने, मम्मी भी खुश, रो रहे हैं स्टेज पे, हक किया, सब किया। फिर मैं रियलिटी शो खत्म हो गया, रियलिटी शो के बाद मैं ऐसे ही नहीं सोचा कि हाँ नहीं मैं अभी तो मैं रियलिटी शो कर दिया, मैं आर्टिस्ट हूँ। मुझे चेता है कि बचपन में बहुत सी चीज़ें होती जी। हैं और छोटी छोटी चीज़ें असर डालती हैं। आपके पिताजी के बाद जब बंगले से झोपड़पट्टी में रहने आना, उस वक्त आपकी दिमाग में क्या क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था, जो भी हो रहा था मेरे दिमाग में आ रहा था। जितनी भी चीज़ें हो रही थी वो सीन मेरे सामने आ रहे थे बार बार। मैं बहुत बड़ा सदमा मुझे लगा था उस चीज़ का, क्योंकि मैं एक गोदी में खेलने वाला इंसान, वो गोदी ही नहीं रही। करेक्ट। जो डैड मुझे स्कूल से लेने आते थे, स्कूल में लेने आते थे, तो वो गोदी ही नहीं रही, वो हाथ पकड़ के चलना ही नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें जो बच्चों में होता ही है ऑफकोर्स, क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने माँ बाप से, तो वो चीज़ था। और साथ साथ में मैं देख रहा हूँ मेरी माँ इतनी मेहनत कर रही है, तो मेरे माँ बाप तो मेरी माँ ही है अभी। तो मैं वही सारी चीज़ें देख रहा था, बट मैं ट्राई करता था कि मैं हंसता ही रहूँ, ताकि मम्मी भी एकदम ऐसे खुश रहेगी, हाँ यार चलो ठीक है मेरा बेटा खुश है करके। अगर मैं दुखी होता तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा उनको तकलीफ होती। तो क्या ये माना जाए कि माँ के चेहरे पर खुशी देखने के लिए आपने इंदौर से मुंबई आना चाहा? बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं ऐसा भी था कि मम्मी शायद नहीं छोड़ेगी मुझे, पर मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया मेरा। मम्मी खुद आई थी फर्स्ट टाइम मुझे लेके मुंबई, घर दिलाया, घर रेंट पे कराया, सब कुछ कराया। उन्हें कुछ नहीं पता है यहाँ के बारे में, लेकिन वो मेरे साथ खड़ी रही, लड़ती रही मेरे साथ, मेरे को सेटल कर किया, फिर घर गई, फिर वहाँ पे गई। फिर रोज़ हमारी अभी ऐसा एक दिन नहीं होता है कि मैं बात नहीं करता हूँ मम्मी से, क्योंकि वो है उन, मैं नहीं चाहता कि उनको कोई तकलीफ हो या कुछ हो। तो मैं, अगर मुझे ऐसी कुछ तकलीफ होती तो मैं कभी बताता नहीं हूँ उनको। मैं बोलता हूँ अरे सब चंगा है, सब मस्त है एकदम करके, क्योंकि वो ज़्यादा दिल पे लेते हैं। सही बात है। तो रियलिटी शो के बाद फिर करियर आगे कैसे बढ़ा? तो वैसे ही है जैसे मैं बोला, जहाँ पे छोड़ा मैंने बात को, कि मैं ऐसे ही एकदम से मैंने बोला कि मैं आर्टिस्ट बन गया हूँ, ये बन गया हूँ। मेरे अंदर ये सीखने की चाह बहुत है। आज मतलब जैसे बोला कि डांसिंग मैंने सीखा नहीं, लेकिन रसोईयोतिंग में मुझे बहुत सारे कोरियोग्राफर्स मिले थे जिससे मुझे सीखने का मौका मिला। तो ये मेरे लिए बहुत है, तो मैं हमेशा ना कुछ सीखता ही रहता हूँ। तो मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर बना। मुझे बॉस्को सीजर ने बुलाया अपनी टीम में और वहाँ पे असिस्ट कराया। मुझे बोला कि तुझ में है वो बात, तू कुछ कर सकता है लाइफ में, तुझे अपने माँ का सपना पूरा करना है, डैड का सपना पूरा करना है, तू यहाँ पे रहे, तू सीख, तो सारी चीज़ें जस्ट गो विद द फ्लो, फल का मत सोच। ये मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं गॉडफादर मानता हूँ अपने बॉस्को सर को और सीजर सर को, तो हमेशा बहुत सपोर्ट रहा है बॉस्को सीजर का मेरी लाइफ में। हर कुछ जितने भी गाने होते थे, बैंग बैंग हो या जय जय शिव शंकर गाना हो या जो घुंघरू गाना हो, ये सारे गाने मैंने साथ में किए उनके, और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ रहना।
तो जितने भी चीज़ है ना, मेरा करियर को सबसे अच्छा सेफ रखने के लिए और सिखाने के लिए ना आर्टिस्ट आते थे। तो असिस्टेंट कोरियोग्राफर का काम ही वही है कि उनको सिखाना, ये करना। तो मैं उसके साथ मेरा दूसरा भी प्लान चल रहा था कि मैं उनको सिखाते सिखाते उनको भी ऑब्जर्व करता था, क्योंकि वो मेरे एक्टिंग में बहुत ये मदद मिलने वाली थी। तो मैं सीख रहा था उनसे कि क्या होता है, ऋतिक कैसे करता है, ऋतिक कैसे बोलता है, ऋतिक रोशन ये क्या, हाउ आर यू, आई मीन ये। तो ये सब आवाज़ मतलब मैं सीखता रहता था, मतलब उन लोग के रह रह के मैं उनको इतना एडमायर करने लग गया। फिर वरुण धवन है, अनिल कपूर सर है, अनिल कपूर सर के साथ काम करने, मतलब बॉस्को सर के यहाँ जब भी आया तो मैं, ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं जिनके साथ मैंने काम नहीं किया, और मैंने सबको ऑब्जर्व किया और मैंने सीखा। आपने तक किन किन कलाकारों को डांस सिखाया, हाँ जी। और जब आप उनके साथ डांस सिखा रहे थे तो क्या आपके अनुभव हो रहे थे? अनुभव सभी आर्टिस्ट के पहले साथ, नाम बताएं सभी किन हीरो किन के उनके साथ साथ। किया। हाँ, सभी हीरो के साथ तो मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। जैसे विक्की कौशल हुए, विक्की कौशल जी को मैंने अभी सिखाया था। वो मतलब बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत हम्बल है, मतलब अपने मेरे भाई जैसा मानते हैं मुझे, और एकदम बोलेंगे मुझे चैम्पियन बोलते हैं। और मतलब उनसे मैं यही सीखा हो कि यार हम्बल रहो, ज़िंदगी में कुछ नहीं है, फल की चिंता मत करो, बस बढ़ते रहो, अपनी मेहनत करते रहो, किसी का सुनो मत, तुम अपना करो जो तुम्हारा दिल कहता है, और वही सरलता और सादगी के साथ आगे बढ़ो लाइफ में। मैंने ये सीखा है, मेहनत कर। और ऋतिक रोशन सर, उनका डेडिकेशन, उनका टेक्निकली जो वो सोचते हैं, उनको लाइट से लेके हर एक चीज़ उनको पता है कि मेरे पे कैमरा कहाँ से लगा हुआ और मैं कैसा दिखूंगा। ये सारी चीज़ें मुझे सीखने मिली उनसे। अनिल कपूर सर है, ऑरा, अरे मैं यो क्या बोल रहा है, ये वो सब सारी चीज़ें ना, झकास, ये जो एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें मुझे सीखने मिला। रणवीर सिंह है कि हर किरदार को कैसे निभाना, कि मतलब गली बॉय में मैं रैपर बन गया तो भाई बाजीराव में भी कुछ और बन गया, पद्मावत में भी कुछ और, तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स। तो ऐसे ही कई बहुत सारे स्टार्स हैं। वरुण धवन है, वो तो भाई है अपने, इतना एनर्जी, इतना मतलब बोलते ना, और वो बात भी करेंगे एनर्जी के साथ, और मतलब बोलते ना, ये कुछ भी चीज़ बोलूँगा, हाँ ये करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो वो सारी चीज़ें ना मेरे लिए बहुत धीरे धीरे ना एक सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, और मेरे माइंड में, मेरे अंदर वो चीज़ आ रही थी। और वही करते करते मुझे, मैं तो बोलते ना डाउनफॉल आता है, तो मेरा भी डाउनफॉल आया एक जगह पे आके कि मुझे एक बोलते ना कि एक टाइम पे ना बोलते कि यार मेरे को हीरो बनना है, मैं बन ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ लाइफ में, क्या असिस्टिंग करते करते ही मेरी लाइफ गुजर जाएगी। तो ये ख्याल आ गया था मेरे मन में। तो मैं इंदौर चला गया। मैं इंदौर गया अपनी मम्मी के पास, उनका आशीर्वाद लिया, खाना खाया मस्त, इतना मैं जिम विम कर रहा था, एकदम फिट हो गया था। उधर गया, मम्मी बोलती अरे बाप रे इतना पतला हो गया, ये वो, चल तू खा। और मेरी मम्मी के हाथ का खाना ऐसा है कि भाई खाओगे तो ख़त्म फिर कहानी। 10-15 किलो बढ़ गया उधर घर पे ही। फिर मुझे कॉल आता है देहाती डिस्को से, मास्टर जी की टीम से। जब आप असिस्टेंट डायरेक्टर में बिजी हो गए, हाँ करियर अच्छा चल रहा था, पैसे भी मिल रहे थे, बड़े लोगों के साथ काम कर रहे जी थे, जी। तो उस वक्त आपके हीरो बनने के सपने का क्या हुआ? स्टार्टिंग में तो मैं बहुत अच्छे से सीख रहा था, जो भी ऑनेस्टली बोलूँगा कि मैं स्टार्टिंग में तो मैं सीख रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन एक टाइम आता है ना कि वो कर के आप 6-7 साल दे दिए, और एक टाइम आता है कि यार मम्मी पूछ रही है कि बेटा क्या कर रहा है करके। तो वो ऐसा है कि मेरे मन में ऐसा है कि यार ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि पैसा तो कमा रहा हूँ, घर पे भी बेच रहा हूँ, सब कुछ है, क्योंकि मैं कमा रहा था अच्छा खासा। लेकिन पहले एज कम्पेयर टू पहले की बात, पहले तो मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मैं कुछ तो हूँ, और यहाँ पे ही रुकना नहीं है मुझे। तो मैंने सोचा कि इंदौर जाता हूँ थोड़ा टाइम, क्या पता कुछ अच्छा हो, क्योंकि मैं जब भी इंदौर जाता हूँ तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आता हूँ अपने घर से। तो मैं इंदौर पहुँच गया, और इंदौर में मस्त मम्मी के साथ फिल्में दिखा रहा था उन्हें, घुमा रहा था, छप्पन सराफा खिला रहा था मस्त, क्योंकि मैं जाता हूँ तभी वो जाती है बाहर, वरना कहीं जाती नहीं। अचानक मुझे कॉल आ गया। और एक चीज़ है, मैं बोलूँगा कि जैसे ही मैं घर पे बैठा हूँ, एक वीडियो बनाया था मैंने, वो वीडियो वायरल हो गया अचानक से,
और सब किस्मत है और सब ऊपर वाले का है कि मैंने इतनी साल से जो मेहनत की है वो मुझे अब शायद देने वाले थे। तो मुझे कॉल आया अचानक से कि हेलो साहिल। मैंने बोला हाँ, आपको ना हमारे एक डायरेक्टर है मनोज जी, तो आपसे मिलना चाहते हैं और मास्टर जी के यहाँ पे आना है हॉल पे। मैं ऐसा हो गया, मिला है, मतलब मैं तो इंदौर में हूँ। मिला, अरे मैंने बोला कि मैं आता हूँ, मैं मुंबई, और फिर मैं आके मिलता हूँ। तो मुझे क्या लगा मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर हूँ तो शायद गाने के लिए बुलाया रहेगा। तो मैं पहुँच गया मुंबई, मम्मी को बोला, मतलब मम्मी जाना है करके। तो मैं आ गया, तब तक मुझे कुछ खबर नहीं थी कि क्या होने वाला है। मैं जैसे ही पहुंच गया मुंबई और अगले दिन ही मुझे बुलाया हॉल पे, रिहर्सल हॉल चल रहा था और वहाँ पे ना ये गाना हो रहा था, तक तक तुम जो हमारी फिल्म का गाना है। तो सर कर रहे थे तो मुझे लगा कि कोई फिल्म का गाना है, कोई शायद कोई होगा, रणवीर सिंह या कोई तो होंगे। तो मैंने सर से मिला तो सर के पैर वैर छुए। मास्टर जी से फर्स्ट टाइम मिला था मैं, मतलब बातचीत में। अच्छा। ऐसे मैं मिल चुका हूँ लेकिन सर शायद जानते नहीं होंगे क्योंकि मैं ऐसा था। और इस फिल्म के लिए मैं आया ऐसा, क्योंकि घर गया था 15 दिन, ऐसा मोटा होके आया एकदम कुंफू पांडा की तरह आया और एकदम मोटा होके 98 मेरा वेट। और मुझे कुछ खबर नहीं है कि क्यों बुलाया करके, और वो वीडियो में मैं पतला ही था और जो वीडियो वायरल हुआ। और जैसे ही आया तो बोले कि मनोज सर ने बोला कि मास्टर जी ये लड़का फिक्स है। मैंने बोला फिक्स? बोला फिक्स, मेरे को समझ में नहीं आया कि फिक्स क्या हो गया। तो बोलते अरे तुम एक कैरेक्टर कर रहे हो, एक लीड कैरेक्टर है नेगेटिव में, जैक का किरदार है। मैं पहले तो ऐसा रुक गया, मैंने बोला इतने साल मैंने ऑडिशन दिए, इधर उधर लाइन में लगा, ये क्या हो क्यों अचानक, मतलब ये तो कुछ अलग ही हो रहा है मेरे साथ। तो मैं ना हाथ कांप गए कुछ उस टाइम पे, क्योंकि इतने साल की मेहनत जो है ना, मैं थोड़ा ऐसा हो गया था, कांप रहा था कि यार आंसू आ रहे। मैं बहुत इमोशनली बहुत हूँ मैं अंदर से। तो मैं कभी भी मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ या कोई मेरे से कुछ पूछता भी है ना, तो मैं बहुत एकदम आंसू निकल आते हैं। और क्योंकि वो मेरे सामने वो सारी जर्नी याद आती कि मैंने इतने साल जो दी और आज वो मैं कर रहा हूँ लाइफ में, और मैं अभी भी बना। तो ये माना जाए कि आपको फिल्म करनी थी, हीरो बनना था, इसलिए ऑफर मिला, देहाती डिस्को आपने कर लिया? नहीं, मतलब मास्टर जी के साथ कौन काम नहीं करेगा, ये है गणेश मास्टर जी। मैं मतलब उनके गाने सोचो ना, मैं गाने देख के वो फील आता था और वो चीज़ था, तो मैं क्यों ना करूँ। और ये देहाती डिस्को मैंने सोचा कि ये ऑफर मिला है तो हीरो तो नहीं, विलन है, जो भी शुरुआत तो हो, स्टार्ट तो हो, क्या पता मेरी मेहनत मुझे कहाँ तक लेके जाए। तो मैं बस करते रहा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे ऐसा नहीं कि हीरो बनना है, ठीक है। मेरा ऐसा है कि मैं वर्सेटाइल आर्टिस्ट बनूं, ताकि लोग मेरे हर काम में जितना भी है, मुझे हर काम में वो सहारे और मुझे प्यार दे करके। देहाती डिस्को में आपके करेक्टर का नाम क्या है और करेक्टर को कैसे आप परिभाषित करेंगे, क्या है करेक्टर वो? कैरेक्टर जी मेरा ऐसा है कि मेरा कैरेक्टर का नाम है जैक। वो है जय किशन दुबे, पर मैं बाहर जाता हूँ तो वो एक होता है ना कि अरे जैक, अभी डैड ये सब मत बोलो, जय किशन दुबे वगैरह अच्छा नहीं लगता है करके, तो मैं जैक अपना नाम रखा है। तो ये मेरा जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर बहुत ही अलग है, मतलब अलग मीन्स मेरे लिए तो बहुत ही अलग है, क्योंकि मैं वैसा मेरा स्टाइल नहीं है, मतलब बातचीत या फिर मेरा एटीट्यूड। ये कैरेक्टर ऐसा है कि यार अपने मंत्री का बेटा है, लाइक राजेश शर्मा जी मेरे पिता बने उसमें, तो उनका बेटा मतलब बाहर से सीख के आया तो कैसा रहेगा। तो मेरा बॉडी लैंग्वेज भी वैसे ही कि बाहर से सीख के आया हूँ, तो मैं बाहर की तरह मैं ये करूँगा, रिएक्ट करूँगा, एक्ट करूँगा, और बाहर की तरह ही मैं बोलूँगा कि है डैड व्हाट्सअप, ये वो सब। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत कुछ नई थी। और किरदार तो ऐसा बोलूँगा कि भाई डैड के सामने अच्छा बच्चा हूँ, लेकिन बाहर जब आता हूँ तो फिर कड़क, खतरनाक, खूंखार, मतलब डांसिंग में। और सक्षम शर्मा है जो बच्चा है अपना, वो मेरे को बहुत टफ दे रहा है, बहुत अच्छा किया है इस फिल्म में काम, उसने एक्टिंग भी बहुत अच्छा किया है। गणेश मास्टर जी को मैं देख के तो मैं बस ऐसे रुक ही गया था। तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है, और मनोज सर ने जो डायरेक्टर है मुझे मेरा बहुत सपोर्ट किया है इस फिल्म में। आपके लिए गणेश मास्टर आदर्श थे, सारी चीज़ें थी, अब उनके साथ आप कंपटीशन में काम कर रहे थे, जी। तो वो
किस ढंग के दिमाग में चल रहा था, क्या हो रहा था वो? अरे दिमाग में तो मतलब बहुत कुछ चल रहा था। मैं तो ऐसा था कि यार मैं उनके साथ एक तो मैं करूँ जो मैं गाना वाना गाऊँ। मैंने स्टार्टिंग में ही फिल्म जब स्टार्ट हुई थी मैंने यही पूछा था सर से कि सर इसमें कुछ मेरा लिपसिंग विपसिंग है क्या, क्योंकि मैं बॉलीवुड को बहुत पसंद करता हूँ कि ये गाना तो होना चाहिए अगर मैं आया हूँ। पर ऐसा कुछ है नहीं, बट ठीक है, ज़्यादा डिस्क्लोज भी नहीं करूँगा मैं, बट मुझे मज़ा आया। लेकिन जब मैं उन लोग को देख रहा था करते हुए मेरे सामने, तुम इतना फील, इतना पॉजिटिविटी कि मैं मेरा डांस भूल गया। तो ये सब था। तो बड़ा ही अच्छा माहौल बना हुआ था वहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा था। और बस अब फिल्म का ट्रेलर आ चुके हैं, 2 गाने आ चुके हैं। जी। किस तरह का रिस्पांस आपको मिला और आपकी मम्मी की तरफ से क्या रिस्पांस आया? मम्मी मेरी वाइस प्रिंसिपल बन चुकी है अभी स्कूल में। क्या बात है! तो मेहनत कर कर के वो यहाँ तक पहुँची है। और अब पहले तो बहुत स्ट्रिक्ट थी, जैसी ही खबर मिली कि मेरा ट्रेलर आ गया है तो अभी तो बस, अरे मेरे तुम्हें पता है बच्चों को पकड़ पकड़ के बोल रही है अरे मेरे बच्चे का ट्रेलर आ रहा है, ये है वो है। तो हर जगह ना अभी बस माहौल गर्म है, मज़ा आ रहा है। और लोग इतने साल से जो मुझे जैसे सोयूथिंग से मुझे प्यार करते आए हैं, और अब लोगों को पता चला है कि मैं इस फिल्म में डेब्यू कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, सब लोग शेयर कर रहे हैं। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं मेरे अपने लोग मुझे जो सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, मैं थैंक यू बोलता हूँ। लव यू ऑल, थैंक यू। इसके अलावा आगे क्या कर रहे हैं? आगे एक और चीज़ है जो आ रही है, मेरी दूसरी फिल्म आ रही है, 11 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है, रॉकेट गैंग, जिसके डायरेक्टर है खुद बॉस्को मार्टिस, मेरे गॉडफादर। तो बस उसका इंतज़ार है ये। और अभी तो मेन इंतज़ार देहाती डिस्को का है, जो 27 मई को रिलीज़ होने वाली है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। तो प्लीज़ जाइए सब लोग, मज़ा आने वाला है बहुत इस फिल्म। ये कुछ अलग ही है, इंडियन और वेस्टर्न का एक मिक्सचर है। चलिए साहिल जी, फिल्मी संगम चैनल पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।